गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग उनका प्रकरण है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी, यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका का वर्सेस। इसका पहला प्रकरण हम लोग काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं और नोट्स वगैरह हम सभी भेज चुके हैं आपके कोर्स के अनुसार। तो सेकंड प्रकरण में हम आज जो अध्ययन करेंगे अमेरिकन हेजेमनी के अंतर्गत, वो है न्यू वर्ल्ड अरेंजमेंट या सेटलमेंट। इसका मतलब है नई विश्व व्यवस्था। ये तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि 19 के दशक की बात कर रहे हैं, जॉर्ज बुश ने इस वर्ड या इस शब्द का इस्तेमाल किया। देखो भाई, हमें इसको पहले से ही जोड़ना पड़ेगा। अचानक जब सोवियत संघ ढह गया, मिखाइल गोर्बाचोव के शासनकाल में 90 के दशक में, तो हमने अध्याय दो ध्रुवीयता के अंत में जिस पर चर्चा की थी, तो ये घटना घटित हुई विश्व इतिहास में। और जो दो तरफ उससे पोलराइज हुआ था, P1 अर्थात यूएस, P2 अर्थात USSR, वो हमने पहले अध्याय में द कोल्ड वार में उस पर चर्चा की थी। तो जब एक ही पटल रह गया, आपने देखा होगा यही एक कारण नहीं है कि अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, यूएसएसआर जो है उसका फॉल डाउन हो गया। इसके और भी रीजन पुस्तक में मिलते हैं और समकालीन विश्व की राजनीति का अध्ययन करने से भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति रशिया की जगमगा गई थी। लेकिन 19 के दशक में एक घटना घटित होती है, प्रथम खाड़ी युद्ध होता है। आपने देखा होगा कि शीत युद्ध का जो दौर था, यानी कि कोल्ड वार का जो दौर था, वो 1945 से आपका 1991 के बीच रहा था। ये शीत युद्ध का दौर था। इस शीत युद्ध के दौर में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन UNO, हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, कभी भी इस संस्था ने ऐसा आदेश नहीं दिया। बड़ी अचानक अचंभे की बात थी कि आपको शायद मालूम हो या कहीं पढ़ा हो, ये घटनाएं तो हमारे सामने घटित हुई हैं। हमने इनको पेपर और मीडिया वार के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से सुना था। खाड़ी का प्रथम युद्ध तो मालूम होगा कि कुवैत के एक शहर अर्थात कुवैत पर इराक के जो उस समय तानाशाह था सद्दाम हुसैन, उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो लगभग 34 देशों की सेनाओं को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमति दी थी इराक को वहाँ से हटाने के लिए युद्ध की अनुमति देती थी। 34 देशों की लगभग 66% जो थी, 66,000 फौजी खाड़ी युद्ध में इन्वॉल्व हुए थे और कुवैत को आज़ादी दिलाई थी। हालांकि मकसद उसमें उद्देश्य कुछ दूसरे थे, लेकिन सीधी सी बात थी, यूएस अपनी हेजेमनी स्थापित करना चाहता था। उसने बड़े अत्याधुनिक बम, स्मार्ट बम, ऑपरेशन डिजार्ट स्मार्ट नाम इसको दिया गया था इस युद्ध को, और इन देशों ने कुवैत को आज़ाद भी करा दिया था। ये एक घटना थी। लेकिन यहाँ अमेरिका जो था वो अपनी हेजेमनी संसार पर स्थापित करना चाहता था और उसने अपनी हेजेमनी स्थापित भी की। उसने ये दिखाया युद्ध में, उसने इस वार में ये दिखाया। एक तो 70% उसका शेयर था, 70% सैनिक अमेरिका के थे, अमेरिका ही इसका अगुवा था। हालांकि बहुत सारे देश, ब्रिटेन वगैरह, हमने बताया 34 देशों की सेनाएं सम्मिलित थीं कुवैत से इराक को हटाने के लिए, और संयुक्त राष्ट्र नेशन ने रेजोल्यूशन पास करके अनुमति दी थी। ये पहला विश्व इतिहास में हुआ। मैंने बताया 1945 से 1991 ईस्वी तक
कई बार शीत युद्ध के दौर में ये दोनों ताकतें आमने सामने आई हैं। क्यूबन मिसाइल भी आपने देखा, आपने बहुत सारे मतलब देशों के बाद में देखा, वियतनाम के बारे में देखा, और भी कई ऐसे क्राइसिस आए हैं, कोरिया के बारे में देखा कि ये दोनों कंट्रीज आमने सामने आए, लेकिन मतलब ओपन वार में इनके लोगों के इरादे तब्दील नहीं हुए। लेकिन अमेरिका अपनी हेजेमनी तो प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ कर दिया था। आपने घटना एक देखी होगी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1945 में समाप्त हो गया था, 1939 में प्रारंभ हो गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने अपनी हेजेमनी स्थापित की थी, वह सब स्थापित करने का प्रयास किया था। बहुत से आलोचक बताते हैं, कहते हैं कि जो आपने देखा था कि जर्मनी इटली ने पहले ही सरेंडर, सबसे पहले इटली ने कर दिया था, बाद में जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी जो लड़ रहा था उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। हिटलर ने बंकर में आत्महत्या कर ली थी, और जापान भी पूर्वी मोर्चे पर लगभग हार के कगार पे था। वहाँ पर अमेरिका ने जो एटम बम जो थे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो इस्तेमाल किए थे वो आलोचकों के निशाने पर थे, और आलोचकों ने क्रिटिसाइज किया और ऐसा माना कि ये युद्ध बिना एटम बम के भी जीता जा सकता था और समाप्ति की ओर था, जापान हार जाता। लेकिन अमेरिका को अपनी सुपरमेसी, अपनी हेगेमनी अन्य विश्व पर स्थापित करना था, और बार बार ऐसे जब होता रहा, आगे चलता रहा, और जब सोवियत संघ विघटित हो गया, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, एक ही ध्रुव संसार में रह गया, तो अमेरिका अपने अस्तित्व को बढ़ाने लगी, और अपने वर्चस्व को बढ़ाते बढ़ाते जानबूझ के समय में एक नई व्यवस्था अमेरिका ने ईजाद कर दी, डिस्कवर कर दी, जिसको न्यू वर्ल्ड अरेंजमेंट कहा जाने लगा। यहाँ पर अमेरिका ने डॉलर डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल किया है। हमारे पास ये पॉलिटिकल साइंस पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति विज्ञान 12th का कोर्स की पुस्तक है, इसमें भी यही दिया गया है नई व्यवस्था के अंतर्गत, और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और ये वर्चस्वकारी नीतियाँ सारा वर्णन इसमें किया गया है। और ये भी मैंने बताया कि ये बड़ा नाटकीय और रोमांचक फैसला था जो यूनाइटेड नेशन ने युद्ध के लिए अमेरिका को बोल दिया या इनके सहयोगी देशों को बोल दिया कि कुवैत से ईरान को और कुवैत से इराक को हटा दो। तो तत्कालीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश ने इस व्यवस्था को न्यू वर्ल्ड अरेंजमेंट या नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी थी, और इसे इतिहास में प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उसके बाद में भी ये न्यू वर्ल्ड व्यवस्था के बाद में भी बिल क्लिंटन का जब दौर आता है अमेरिका में, राष्ट्रपति जब चेंज हो जाते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध जो जीतने के बाद भी जॉर्ज बुश जो थे वो 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे, और क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपना लिया, थोड़ा बदलाव किया अमेरिकी नीति में। उन्होंने क्लिंटन ने क्या किया, विदेशी नीति की जगह घरेलू नीति को अपने प्रचार प्रसार पर निशाना बनाया था, और वो 1996 में दोबारा भी चुनाव जीत गए। क्लिंटन का दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने घरेलू मामलों पर तक ही सीमित कर लिए और विश्व युद्ध के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं के बराबर हो जाएगी, ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओवरऑल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तक फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा, इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई जब कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानिया के लोगों के आंदोलन कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका अपनी हेजेमनी हर दौर में कायम करता रहा। कुछ लोग डेमोक्रेटिक लोग आए तो उन्होंने थोड़ा चेंज किया, बिल क्लिंटन ने भी चेंज किया, थोड़ा लगा ऐसा लोगों को चेंज होगा, लेकिन होगा नहीं। आगे चल के 2001 यानी कि 2001 में 9/11 हुआ। आपने देखा कि अरब देशों के टेररिज्म ने हाईजैक किए विमान और अमेरिका के व्यावसायिक सेंटर पर, WTO के कार्यालय पर या वाशिंगटन DC पर आक्रमण किया। उससे भी विश्व की राजनीति बदल गई। विश्व पर तल पर अमेरिका ने और अपनी हेजेमनी को स्थापित करने का प्रयास किया।
और अगर हम इसको नई विश्व व्यवस्था को करंट से जोड़ने का प्रयास करें तो आप ये आज भी आप देख लीजिए, आज भी शीत युद्ध चल रहा है, आज भी कोल्ड वार चल रहा है और आज इसका ध्रुव बदल गया है। आज ध्रुव ये हो गया है, आज ध्रुव जो है यूरोप से एशिया की तरफ आ गया है और आज इसका जो मुख्य प्रतिद्वंदी देश है वो चाइना हो गया है। आज चाइना अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है, चैलेंज दे रहा है, चुनौती दे रहा है और चाइना और अमेरिका की हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो कूटनीतिक मामले हो, चाहे वो मतलब डिप्लोमेटिक मामले हो, चाहे वो डायरेक्ट कूटनीति का मामला हो, अब इन दो धर्मों के बीच में वर्चस्व की जंग जो है वर्तमान में छिड़ी हुई है। तो मुझे उम्मीद है और ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को पिछले वीडियो को देखा होगा, इस वीडियो को भी देखें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। न्यू वर्ल्ड अरेंजमेंट के अंदर हमने आपको एक टेररिज्म की घटना बता दी और ये पार्ट सेकंड था। इसको जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया था, वो आप समझ गए थे कहाँ से शुरू हुई थी कि नाट की है नई व्यवस्था क्यों बुश ने कहा था, इसलिए कहा था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 90 में, क्योंकि यूएनओ का मतलब यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक सुरक्षा परिषद होती है, वो रेजोल्यूशन पास करती है जिसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य 5 देश हैं पूरी दुनिया में, वो P1 कहलाते हैं, महाशक्ति कहलाते हैं, जिनको वीटो पावर अर्थात विशेषाधिकार प्राप्त है। वो देश हैं आपके ब्रिटेन है, आपका फ्रांस है, आपका चाइना है, आपका वर्तमान में रूस और यूएस इसके स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य इसके 15 होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अभी फिलहाल भारत का चुनाव हुआ है, पिछले ही महीने भारत जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सुरक्षा परिषद है, उसकी जो महासभा है, उसके जो 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, उसमें भारत को अभी चुना गया है। 2 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं और 2 वार्षिक चुनाव इनके होते हैं। लेकिन P5 देश जो है वो बराबर बने रहते हैं। हमारे भारत के लिए भी, भारत के लोग भी और बहुत सारी कंट्रीज भी ये डिमांड कर रहे हैं कि भारत को भी विशेषाधिकार वीटो पावर अर्थात यूएनओ में स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो आज हमने जो बात की बैक भी हो गए, हमने आपको पूरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी जब अंतिम में हम लास्ट में पहुँचेंगे पुस्तक में, तब ये पूरा अध्याय हमारे कोर्स में लगा हुआ है, तब हम इस पर चर्चा डिटेल में कर लेंगे। तो आप केवल ये समझ लें कि ये शब्द जो लिखा है न्यू वर्ल्ड अरेंजमेंट या न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, या आप इसको हिंदी में कहें तो नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था इसको क्यों कहा गया? जॉर्ज बुश ने ये नाम दिया था, अमेरिकन राष्ट्रपति ने इसलिए कहा था कि उन्होंने आज तक शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध का जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम लाइन जो है वो 1945 से 1991 ईस्वी तक की है। इसमें भी बहुत सारे क्राइसिस आए इन दोनों मतलब महाशक्तियों के बीच में, जिनमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन कभी भी इन लोगों के बीच ओपन वार नहीं हुआ, कोल्ड वार ही होता रहा। और वो दुनिया के लिए अच्छा भी रहा क्योंकि ये दोनों ही कंट्री परमाणु हथियार से संपन्न देश हैं और इनके पास परमाणु का जखीरा है। लेकिन अमेरिका बार बार ऐसे काम या ऐसे बातें करता रहा जिससे उसका वर्चस्व कायम रहे। और ये जंग आज भी संसार में छिड़ी हुई है, केवल नाम बदलते हैं, स्थान बदलते हैं और कोल्ड वार होता रहता है। यही कोल्ड वार नहीं, कोल्ड वार आज भी कर रहा है, लेकिन ओपन वार में ये आज भी तब्दील नहीं हो पाया है। देखिए दक्षिणी चीन सागर में दोनों ओर से बेड़े आज भी लगे हुए हैं, दोनों ओर से वर्चस्व की लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये अपनी अपनी हेगेमनी स्थापित करने की बात है। और दूसरी चीज़ जो है साम्राज्यवादी नीति भी ये लोग अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक
छोटे छोटे कंट्रीज को उनके जो भौगोलिक संसाधन है उनको इस्तेमाल करते रहे, और ये अपने अपने तरीके से टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उन नाम रख देते हैं। तो इसी के अंतर्गत जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी 1990 ईस्वी में न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या न्यू वर्ल्ड अरेंजमेंट या नई विश्व व्यवस्था नाम दिया था, वो भी हमने बता दिया। इसका क्यों दिया? यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ने 34 देशों की 66,000 सेनाओं ने इराक पर आक्रमण करने का अनुमति या आदेश दे दिया था। ठीक है, उसमें अधिकांश सेनाएं जो थी, मोस्टली जो सेना थी वो अमेरिका की थी, और अमेरिका ने बड़े स्मार्ट बमों का वहाँ इस्तेमाल करके अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था। और वो घटना क्यों हो गई थी? क्योंकि सद्दाम हुसैन जो इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया था। और आप जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज में जो खनिज तेल है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इनका लेना देना और विश्व व्यापार और तमाम तरीके की कूटनीतिक राजनीतिक चीज़ें मौजूद हैं। इनको लेकर के आपस में वैमनस्य और अपने अपने वर्चस्व की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो इसी प्रकार का हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। और एक बार आपसे फिर निवेदन है और कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और 12th के विद्यार्थियों से एक ये भी हम अपेक्षा करते हैं कि हम लाइव क्लास में भी आप लोग उपस्थित हुआ करें। धन्यवाद। थैंक यू।